हेलो स्टूडेंट्स। डीबीटी जेआरएफ की प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे होंगे। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता हो, आपको ये पता हो कि कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, तो मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास का हमारा इम्पॉर्टेंस ये है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको जब डीबीटी की तैयारी करनी हो तो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दें जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस कवर करने की बजाय आप अगर कुछ एक टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जल्दी से हम लोग मैं यहाँ पर स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसमें हम देखेंगे कि डीबीटी का सिलेबस एक्चुअली है क्या और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम समझे पैटर्न ऑफ एग्जाम कि इसका अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो सिलेबस है आपका यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू टीबीटी। दिस इज द जनरल कमेंट। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके पास दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, तो पार्ट ए क्या है, तो पार्ट ए है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी। पार्ट बी है आपका जनरल प्लस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी। पार्ट ए जो है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या इंक्लूड है, तो इसमें आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल बायोटेक्नोलॉजी आएगा। इन शॉर्ट में बोलूँ तो आप जनरली जो जनरल साइंस पढ़ते हो, बेसिक मैथमेटिक्स के साथ कुछ इक्वेशनल मैथमेटिक्स आएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूड होगा आपका, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और जनरल बायोटेक मतलब बहुत ही सिंपल वाला बायोटेक आएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी में। आउट ऑफ आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर, सिर्फ 50 क्वेश्चंस के आंसर देने। क्वेश्चंस पार्ट बी में जनरल बायोटेक्नोलॉजी तो इंक्लूड होगा ही होगा, इसके साथ आपके पास स्पेशलाइज्ड एरिया भी लिस्टेड है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं सिलेबस की तरफ कि आपका सिलेबस क्या होगा, आपको किन किन टॉपिक को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जैसे कि अभी हमने देखा पार्ट ए है आपका और इस पार्ट ए में ये जो पार्ट ए ना, ये ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जिसमें आता है आपका एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी। एप्टीट्यूड में क्या होगा, तो एप्टीट्यूड में आपको दिया है यहाँ पे कंप्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस, रिटर्न पैराग्राफ्स हो सकते हैं, स्टूडेंट को रीड करना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, पैराग्राफ को पढ़ना है। इसके अलावा वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, उनके क्वेश्चंस, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कि आपको सीरीज दे देंगे, इसमें पूछेंगे ऑड कौन सा है, आपको ट्राइंगल के क्वेश्चंस दे देंगे कि कितने ट्राइंगल है, आपको पूछेंगे सर्कल तो कितने सर्कल है। ये इस तरीके के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके अलावा फोटो देख देख के आपको आंसर निकालने हैं, कुछ एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के बिहाफ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, इसके अलावा आपको जनरल सिंपल कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगी पेपर में। ठीक है, बात हो गई जनरल एप्टीट्यूड की। तो पार्ट ए में जैसा कि अभी हमने देखा बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स इंक्लूड है तो आपको किन किन टॉपिक को कवर करना है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो आपको ना बहुत सारे कैलकुलेशंस देखने चाहिए, जैसे कि स्पीड बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसके अलावा आप टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रॉफिट लॉस अगर आपसे बनता है तो बिल्कुल इसको भी ट्राई करें, प्रॉफिट और लॉस बेस्ड क्वेश्चन। कुछ एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर, तो अगर आप बहुत बेसिक सा परसेंटेज का कैलकुलेशन कर पाते हो तो आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ओके, इसके अलावा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कोई व्यक्ति है यहाँ से इधर गया, उधर से उधर गया, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, तो इस तरीके के कैलकुलेशंस भी आते हैं। इसके अलावा वेलोसिटी बेस्ड और स्पीड में स्पेशली
ट्रेन और उसकी स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी तक। इसके अलावा आप कुछ एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज निकालना। इसके अलावा आप डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप क्लॉक वाले क्वेश्चंस देख लें कि क्या टाइम हुआ है तो कितनी देर में कहाँ कोई पहुंचेगा, क्या डायरेक्शन होगा, एंगल क्या होगा, है ना। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत एरिया निकालना आना चाहिए, है ना। इसके अलावा आप ट्रायंगल निकालना भी समझ सकते हैं। आपको डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे कितने ट्रायंगल है, कितने रेक्टेंगल्स हैं, लाइकवाइज। इसके अलावा सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आप देख लें एक बार। सीरीज वाले मतलब कि नंबर दे देंगे, बोल देंगे कौन सा मिसिंग है ना। और इसी के साथ अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। अरेंजमेंट मतलब कि आपसे पूछ लेंगे कि कोई कैंडिडेट कहीं बैठा है, 4 सर्कल में बैठे हैं, तो बताओ कौन किसके लेफ्ट है, कौन किसके राइट है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। इसके अलावा आप डेटा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस पर भी फोकस कर सकते हैं फॉर द कवरिंग ऑफ एप्टीट्यूड सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं हम जनरल बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, जिसमें आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो इतना सारा कवर करने की बजाय अगर आप कुछ एक टॉपिक पर ध्यान देते हैं तो आपके लिए एग्जाम थोड़ा इजी हो सकता है। ओके, तो जनरल बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है आपका बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है अमीनो एसिड, इनके स्ट्रक्चर और इनमें स्पेशल क्लासेस होती है ना, जैसे कि एलिफेटिक अमीनो एसिड, पोलर ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, इनका बिल्कुल ध्यान रखें। किसी में कोई स्पेशल ग्रुप आता है तो भी उसका भी ध्यान रखें। प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर और इन पर बेस्ड कैलकुलेशन भी आता है। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, उनके एग्जांपल्स, इनको टैबलेटेड फॉर्म में भी पूछा जाता है। ठीक है, लिपिड हो गया आपका, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो आपको अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट के साथ रामाचंद्रन प्लॉट एक एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। इससे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में बेसिक आपको स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखने, क्या होता है, बी क्या टाइप होता है, जेड क्या टाइप होता है, ऐसे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आप थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे हो तो आपको कुछ एक चीजें कवर कर लेनी चाहिए, जैसे कि फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स हो गए, बहुत ही बेसिक बेसिक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और बायोलॉजिकल रोल की बात करूं तो इस यूनिट में से ना आप पीएच कवर करो। आपको पीएच और प्रोटीन बेस्ड जो कैलकुलेशन मिलते हैं वो आप कवर करें। इसके अलावा आप मोलैरिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट भी प्रिपेयर करें। मोलैरिटी और उनके कॉन्सेप्ट बहुत बार किसी कंपाउंड को दे देंगे और पूछेंगे कि मोलैरिटी क्या होगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कंपाउंड दिया है, बताओ कितने ग्राम ऑफ होगा, है ना। इसी के साथ आपको एवोगेड्रो नंबर भी कैलकुलेशन अगर आपसे बनता है तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जाम है ये आपका ज्यादातर कैलकुलेटिव मैनर और साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाता है। इसी के साथ एक अच्छी बात है कि आप बहुत सारे टॉपिक ना सीधे सीधे पढ़ के भी लगा सकते हो। एक और अच्छी चीज है इस सिलेबस की कि ये सिलेबस के बाहर जो लिखा है ना उतना उतना वैसे वैसे ही पूछता है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता इसका सिलेबस। ओके, तो सिलेबस को अच्छे से देखना बहुत जरूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा फर्स्ट यूनिट में आपके पास केमिकल काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स में ज्यादातर जो देखने में आया है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और इनके जनरल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, फॉर्मूलास। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब यूनिट्स क्या होगी, फॉर्मूला या आप बोल दो यूनिट्स। तो आप सीधे सीधे इनका यूनिट याद कर सकते हो और आप कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केमिकल काइनेटिक्स से। अगर आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा है तो आप पूरी कोशिश करें कि कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल अटेम्प्ट करके आए। एंजाइमोलॉजी की मैं बात करूं तो एंजाइम काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एंजाइम काइनेटिक्स में भी आपका माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पढ़ोगे के एम, वीमैक्स,
के कैलकुलेशंस, के कैट कैलकुलेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इसमें आप कॉम्पिटिटिव इनिबिशंस भी देख सकते हो, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन पर फिर भी माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पर ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप एंजाइमोलॉजी में स्पेशली फोकस करें इन चीजों को। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट पे, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी मेथड्स दी हुई है कि आपको कौन कौन सी मेथड्स पढ़नी है। इसी के साथ बायोस्टैट भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो बायोस्टैटिस्टिक्स में आप कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ सकते हो कि जनरल आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के साथ बाइनोमियल भी आप डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। अगर आपका स्टैटिस्टिक पे अप्रोच अच्छा है तो आप इन टॉपिक को कवर करें, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा और क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट्स टेस्ट, टी टेस्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से भी बनता है। ठीक है, उसके अलावा बायोकेमिकल मेथड्स में अगर मैं बात करूं तो ये पूरी बायोटेक्नोलॉजी की मेथड्स हैं, जिसमें आप क्रोमेटोग्राफी को फोकस करें, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और रिजल्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, एसडीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसडीएस का आप पढ़े बेसिक्स, इसके अलावा इसको एक्सपेरिमेंटल वे में कैसे अप्लाई करते हैं। एक्सपेरिमेंट में एसडीएस अगर आप लगाते हो तो आपको किसी प्रोटीन का कैलकुलेशन करना है, आप कैसे करोगे, है ना, कि प्रोटीन डाइमरिक है, टेट्रामरिक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में आप क्या देखते हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हो। तो इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी और सिंपल भी पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा। ठीक है, आपको अलग अलग पीएच दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसका मूवमेंट कैसा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में, या इस पर्टिकुलर प्रोटीन का क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकलेगा। इस पर बेस्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, 2D पेज और इनके एप्लीकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री इज इम्पॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट, पर बियर लैम्बर्ट लॉ और इसके कैलकुलेशंस भी आते हैं। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ सॉल्व करना आना चाहिए कि प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अगर आपको प्रोटीन का डिटेक्शन करना है तो कितने पे ओडी लेते हैं, इस तरीके की बातें। ओके, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री में ज्यादातर फ्रेट को आप देखना चाहे तो देखिए, अदरवाइज इट्स ओके, नो नीड। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में भी बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट और बहुत बेसिक सा चीजें देख लें। ठीक है, माइक्रोस्कोपी की मैं बात करूं तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी आप जरूर देख लें। अगर फंडामेंटल टेक्निक्स की मैं बात करूं तो थोड़ा सा एनएमआर और थोड़ा सा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी आपको देख लेना चाहिए। बाकी जो टॉपिक मैं छोड़ रही हूँ ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर इनका वेटेज कम है। तो अगर आप इन चीजों पे ज्यादा समय देंगे तो वो आपके लिए वेस्टेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं यहाँ जो हाईलाइट कर रही हूँ, अगर आपने ये कवर नहीं किया है तो आप कोशिश करें कि इनको कवर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बेसिकली अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो आपको देखना है सेल मेम्ब्रेन बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको देखने हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और ऑस्मोसिस जैसे कॉन्सेप्ट्स के अलावा सेल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर, पूरे यूनिट की बात करूं तो यूनिट में कुछ एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो आपको ध्यान देना है कुछ सेल ऑर्गेनल्स पे। इसके साथ सेल ऑर्गेनल में भी मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी का मेटाबॉलिज्म आता है, इसी पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल हो गया आपका, लाइसोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसके अलावा आपका जीनोम की अगर मैं बात करूं तो जीनोमिक लेवल पर जीन्स, क्रोमोसोम्स और
ओपेरॉन कंसेप्ट्स, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, ओपेरॉन में भी स्पेशली लैक ओपेरॉन बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अलावा क्रोमेटीन बेस्ड क्वेश्चन है। क्रोमेटीन के जो दो टाइप है ना, हेट्रोक्रोमेटीन, यूक्रोमेटीन, इस पर बेस्ड आपको सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, ट्रांसपोजोम्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इसके बहुत शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं ट्रांसपोजोम्स के, तो आप इसको भी जरूर कवर कीजिएगा। सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सेल साइकिल का रेगुलेशन, सेल साइकिल बेस्ड इसमें सेल साइकिल बेस्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और यहाँ पर कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो सेल साइकिल, उसका रेगुलेशन और अपोप्टोसिस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आप देख कर ही जाए। इसमें कैंसर पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक हाईलाइट कर दिए हैं, आप डेफिनेटली गो थ्रू करें। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो इन टॉपिक को फोकस करें। ओके, सेलुलर प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी मैं बात करूं तो मशीनरी पर क्वेश्चंस है। मशीनरी मतलब डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज, आपका आरएनए पॉलीमरेज, और इनके भी टाइप्स हो गए ना कि प्रोकैरियोट्स में अलग, यूकैरियोट्स में अलग, तो इनके एंजाइम इन्वॉल्वमेंट देखना है आप लोगों को। और इसके अलावा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है ना, उस पे भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम, बेस एक्सcision रिपेयर सिस्टम, उनमें यूज होने वाले एंजाइम्स को आप बिल्कुल फोकस करें। ट्रांसक्रिप्शन में अगर मैं बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज आप पढ़ सकते हो, और ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एमआरएनए के स्ट्रक्चर पर भी फोकस करें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए का क्या रोल है, एमआरएनए का स्पेसिफिक क्या रोल है, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इनिबिटर्स क्या करते हैं। ये सारी चीजों के साथ आप प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन पर भी थोड़ा ध्यान दें, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन और उसके कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो आपको जीन साइलेंसिंग को पढ़ना है बहुत अच्छे से। जीन साइलेंसिंग में आप जो पढ़ते हो आरएनए इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, मतलब एमआईआरएनए, एसआईआरएनए जो पढ़ते हैं ना हम लोग रेगुलेशन में, तो ये आपको जीन साइलेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में बेसिकली होस्ट और उनके डिसीजेज आती है, तो इसको हम नीचे देखेंगे। ये एक्चुअली डीबीटी जेआरएफ का जो सिलेबस है, इसमें ना बहुत सारे टॉपिक रिपीट हुए हैं, तो जो बेसिक टॉपिक है वो मैं यूनिट वाइज बता देती हूँ, और जो रिपीट होगा वो मैं जरूर हाईलाइट कर रही हूँ। पर जो शुरुआत की यूनिट्स हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम हर जगह पढ़ते हैं वो, और आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी आसानी होगी। तो नया ट्राई करने की बजाय जो बनता है ना उसी को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, सेल सिग्नल इनकी मैं अगर बात करूं तो आपको टू कंपोनेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्वारम सेंसिंग से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हार्मोन बेस्ड रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स क्या होते हैं, इनका रिसेप्टिंग का तरीका क्या होता है, इनके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे होते हैं तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अलावा सेकेंड मैसेंजर्स पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। ओके, इसके आगे मैं बात करूं तो कुछ और पॉइंट्स हैं सेलुलर कम्युनिकेशंस के साथ। इसमें आपको मिल जाएंगे टाइट जंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, गेप जंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, के अलावा कुछ एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, पर फिर भी इसका वेटेज कम है। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस मिलेंगे और सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ आता है आपका इम्यूनोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है बेसिक इम्यूनिटी, जिसमें आप पढ़ोगे इननेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। आपको पढ़ना चाहिए एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, और कब कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा फोकस जो जाता है वो जाता है थोड़ा सा डिटेल इम्यूनोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है बी सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, टी सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके रिसेप्टर कैसे कैसे होते हैं, इनके डेवलपमेंट में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं लाइकवाइज। इसी के साथ बी सेल और टी सेल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमएचसी मॉलिक्यूल। इसको भी आप फोकस करें। दो तरीके के एमएचसी मॉलिक्यूल होते हैं, ये दोनों ही तरीके के एमएचसी मॉलिक्यूल क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन किस तरीके की टी सेल को एक्टिवेट करता है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट के साथ कुछ एक रिसेप्टर्स ध्यान रखने हैं कि बी सेल पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, टी सेल पे कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, MHC1 MHC2 कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे काम करता है ना। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, अगर आप पूरा इम्यूनोलॉजी कवर कर पा रहे हो तो इन टॉपिक को भी हाईलाइट करके इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट अगर लगता है कि कहीं कुछ वीक है तो दोबारा से देखें इनको, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल में कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होगी। ऑटो इम्यून डिसीजेस, ऑटो इम्यून डिसीजेस में बहुत सारी लिस्ट है कि बहुत सारे तरीके की डिसीजेस होती है, एक बार देख के जरूर जाए। एचआईवी रिलेटेड इन्फेक्शंस, एचआईवी कैसे फंक्शन करता है, कैसे इन्फेक्शन करता है, ये भी आपको देखना है। इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से किस तरीके की डिसीजेज होती हैं, और वैक्सीनेशन और इसके क्या टाइप है, किस तरीके का वैक्सीन कहाँ लगाया जाता है, जैसे डीपीटी हो गया, डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया, तो कौन से तरीके का वैक्सीन है, लाइक टॉक्सोइड। तो ऐसे आपको नाम पता होना चाहिए वैक्सीन के कि कब कौन सा टॉक्सिन कब कौन सा वैक्सीन लगता है, उनके लिए कौन से टाइप का वैक्सीन यूज करते हैं, लाइक लाइव एटेन्यूटेड करते हो या फिर आप हीट किल्ड वैक्सीन यूज करते हो या फिर आप टॉक्सिन के फॉर्म में वैक्सीन को यूज करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अगला हम देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे ओब्वियसली बायोटेक से हैं उनको तो ये सपोर्टिव यूनिट होगी उनके लिए, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप शुरू से पढ़ रहे होते हो और आपको इसमें इन्वॉल्व एंजाइम्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आइसोलेशन की अगर मैं बात करूं तो डीएनए आइसोलेशन का मेथड जरूर देख लें आप लोग। प्लाज्मिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड को भी देख कर जाएं, प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या यूज है एंड ऑल। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, लाइक सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो मैं यहाँ कलेक्टिवली बता देती हूँ, सारी ब्लॉटिंग टेक्निक या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में डीएनए और आरएनए के क्लोनिंग कैसे करते हैं, और ये आपको देखना है बैक्टीरियल सिस्टम में और यूकेरियोटिक सिस्टम में कैसा होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट वेक्टर्स देख लें आप, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग कैसे करते हैं। के अलावा आपका म्यूटाजेनेसिस, म्यूटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो कि आरडीटी से भी कनेक्ट करेगा, जो कि बेसिक म्यूटेशन से भी कनेक्ट करेगा। ठीक है, जीन नॉकआउट हो गया, जिसमें बैक्टीरियल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसे नॉकआउट करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये भी आपको सॉल्व करने चाहिए। इसके अलावा आपका न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, तो स्पेशली ज्यादातर क्वेश्चन मैंने सेंगर सीक्वेंसिंग पर देखे हैं, तो आप सेंगर सीक्वेंसिंग जरूर समझ ले, डाई डीऑक्सी कंसेप्ट समझ ले उसका, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन मिले हैं हर साल में। ओके, पीसीआर, आरटीपीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मेथड है, तो ये, और आज की टेक्नोलॉजी में भी आप पीसीआर बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो इसका भी अपना एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप बिल्कुल प्रिपेयर करें। डीएनए सीक्वेंसिंग की मेथड जरूर देखें। इसके अलावा आपको आरएफएलपी, आरएपीडी और एफएलपी जैसे डीएनए मार्कर्स को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये मार्कर्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईपीआर की एक यूनिट दी है अलग से, तो उसको हम आगे देखेंगे। आईपीआर से भी कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है तो आप आईपीआर को भी कवर कर सकते हैं। अगला हम देख रहे हैं जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स में जनरल जेनेटिक्स, जिसको आप जानते हो, आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल के लॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये यूनिट कैलकुलेशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है पूरा कैलकुलेशन, हार्डी विम्बर लॉ, उसके कैलकुलेशंस पूछ लेंगे। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में सारे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से कवर करना है जेनेटिक्स को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो। ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस के मैं अगर बात करूं तो आपको लिंकेज मैपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं इसके, जो वो आपको पढ़ना है। बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफर मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन पर बेस्ड कुछ एक एक्सपेरिमेंट है, और इस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको बोल देंगे कि एक बैक्टीरिया है एचएफआर स्ट्रेन, जो आप यहाँ जनरली पढ़ते हो। ठीक है, कि कॉन्जुगेशन करवाना है, एचएफआर क्या होता है ना। तो ये आरडीटी के साथ मिक्स होके आता है जेनेटिक्स बहुत बार, तो बहुत बार सीधा आएगा, पर अगर आपको कनेक्टिविटी में आता है तो भी आपको बनना चाहिए। म्यूटेशन, जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी बताया कि म्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि म्यूटेशन में ना बहुत से क्वेश्चंस आते हैं
कि म्यूटेशन को कैसे सप्रेस कर सकते हो, म्यूटेशन रिवर्स कैसे कर सकते हो, म्यूटेशन फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो, इंसर्शन में क्या होगा, म्यूटेशन अगर डुप्लीकेट हो जाए तो क्या होगा, प्लॉइडी कैसे जनरेट होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। डीएनए बेस्ड अगर मैं बात करूँ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल से टेक्निक है, आप इसको अगर एक बार पढ़ लोगे तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन के लिए जो और जो क्यूटीएल मैपिंग होती है, ये भी आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट देख लें। वैसे क्यूटीएल मैपिंग आप जनरली पढ़ते नहीं हो, पर अगर आपको इंटरेस्ट है और आपने कहीं को पहले पढ़ा है तो अभी भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीशीज कॉन्सेप्ट्स में आर्किबैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, आर्की में क्या अलग है बैक्टीरिया से, या यूकैरियोट्स के साथ क्या सिमिलरिटी है आर्की की, इस पर बेस्ड बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप इनको भी प्रिपेयर कर लें। फाइलोजेनेटिक ट्रीज आते हैं, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आता है, इवोल्यूशनरी बेस्ड रिलेशनशिप आते हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ओके। जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक जीनोमिक्स में स्पेशली अलाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपने प्रिपेयर किए हैं तो ठीक है, और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो ज्यादा परेशान नहीं हो, आप बहुत ही बेसिक्स देख के जाओ इन टॉपिक से, है ना। बाकी पीसीआर, आरएफएलपी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आरएपीडी देख चुके हैं हम लोग। फिश यहाँ पे नया है तो फिश आप जरूर कवर करें। डीबीटी जेआरएफ के सिलेबस में बहुत ज्यादा रिपीटेशन है ना, तो इस रिपीटेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एज ऑब्वियसली इसका सिलेबस बड़ा है, पर अगर आप ठीक से देखो तो आपको अपने कवर करने लायक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके। मैपिंग की क्या क्या मेथड होती है, बैक में शॉटगन लाइब्रेरीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये टॉपिक भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मॉलिक्यूलर मार्कर्स आप पढ़ते हो ना तो आपको 16s आरआरएनए का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी सीक्वेंसिंग क्यों की जाती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें भी आपको देख लेनी चाहिए। डीएनए माइक्रो अरे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को भी आपको कवर करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है वो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रोटियोमिक्स में बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माल्डी, टॉफ, एलाइजा, जीएसटी टैग इज इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेना। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, और फाज बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। फाज और इनके कॉन्सेप्ट और इनके रेगुलेशन के बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर रेगुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे रेगुलेट करते हैं, कब लाइटिक चलाता है, कब लाइसोजेनी चलाता है, इस तरीके की क्वेश्चंस, ओके। आईपीआर की मैं बात करूं तो आप थोड़ा बहुत ही बेसिक बेसिक देख के जा सकते हैं। अगर आईपीआर आपका मेन सब्जेक्ट रहा है कहीं पर भी तो आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत वेटेज है और यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि बस बेसिक्स आता है, या फिर बायोसेफ्टी लेवल्स आते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आपको ट्रीट करना है या उस पर काम करना है तो कौन से बायोसेफ्टी लेवल्स की प्रिकॉशंस होनी चाहिए, और बायोसेफ्टी लेवल में अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट पे आप काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या सेफ्टीज रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा जीएमओ को भी देखना चाहे तो उससे रिलेटेड रिस्क एनालिसिस देख सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चंस नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट कर दी हैं चीजें। आप आईपीआर भी पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, है ना। बस ये है कि प्रैक्टिस से आपको याद करनी पड़ेगी चीजें, ओके। तो बायोएथिक्स से भी बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, इतनी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रिपेयर करना है तो बिल्कुल आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर उतना वेटेज नहीं है, ठीक है। तो ये तो पूरी बात हो गई आपकी पार्ट ए की। तो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए रेडी रहें। आपको जितनी भी प्रिपरेशन करनी है जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है और सिलेबस के नाम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जरूरत के टॉपिक हाईलाइट कर दिए हैं, आप जल्दी से लग जाएं और अपनी प्रिपरेशन में शुरू हो जाए। ओके, चलो तो हम बात कर रहे हैं पार्ट बी के, ओके। डीबीटी जेआरएफ में पार्ट बी में किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको
प्रिपेयर करने चाहिए, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट बी जो है वो आपका स्पेशलाइज्ड ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें आपका स्पेशल बायोटेक को डिटेल में दिया गया है और इन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है। ओके, तो इनमें से हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको किन किन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स को हाईलाइट करके रखना है कि हाँ ये मुझे पढ़ना ही है और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो मैं रेडी रहूं इस चीज के लिए। ओके, तो सबसे पहले देख रहे हैं हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, एक मिनट, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक प्लांट का स्ट्रक्चर, बेसिक फोटोसिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनके हार्मोनल रेगुलेशन मिल जाएंगे, प्लांट बेस्ड हार्मोन के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्लांट हार्मोन हो गया, जनरली आपका प्लांट स्ट्रक्चर हो गया, प्लांट का ग्रोथ हो गया, प्लांट का लाइट से इंटरेक्शन, ट्रॉपिज्म भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर हार्मोन कंट्रोल या सीड जर्मिनेशन के टॉपिक में मैं देखूं तो आप वर्नलाइजेशन को ना छोड़ो। ठीक है, वर्नलाइजेशन जरूर कवर करें। इसके अलावा फ्लोरल डिटर्मिनेशन भी आप पढ़े, और इसी के साथ मैं बता दूं आपको ABC मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं फ्लोरल डेवलपमेंट को लेकर। तो फ्लोरल डेवलपमेंट को नहीं छोड़ना है, फ्लोरल ऑर्गन को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एबीसी मॉडल पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करें। फोटोसिंथेसिस की मैं अगर बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या, तो फोटोसिंथेसिस में आपको C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम पाथवेज पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस पढ़ने हैं। इसके अलावा इनके अगर मैं रेस्पिरेशन टर्म्स की बात करूं तो आपको सिट्रिक एसिड साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया का एटीसी साइकिल, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है, ये सारी चीजें देखनी है। और ईटीसी साइकिल, आपका टीसी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटीसी बहुत पसंद है उनको और हर बार पेपर में आ रहा है, टीसीए बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके तो ये रेगुलेशन आपको जनरली पढ़ना चाहिए। जनरल मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं, जनरल मेटाबॉलिज्म, तो इसमें आपको थोड़ा सा ना ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस, इनके कैलकुलेशंस और ग्लाइकोलिसिस और इनका रेगुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी भी प्रिपरेशन करें। नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं पर बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेगा, तो थोड़ा बेसिक ही पढ़ के जाए। ओके, इसके अलावा प्लांट डेवलपमेंट में फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, बायोलॉजिकल क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्ट में स्पेशली वाटर पोटेंशियल और इनके कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन में ऑस्मोसिस, जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ट्रांसपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और सॉइल में कौन कौन से तरीके के मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी आप थोड़ा देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट और माइक्रोब्स के इंटरेक्शन में एग्रोबैक्टीरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रोबैक्टीरियम दो जगह पढ़ा जाता है, एक तो इसका अपना स्ट्रक्चर है ना, इसकी अपनी वायरुलेंसी कैसे होती है ये चीज, और इसका आरडीटी में यूज कैसे करते हो आप ये भी, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ना एक नेचुरल ट्रांसफॉर्म, एक नेचुरल वेक्टर जैसा काम करता है। तो ये एप्लीकेशन पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसी में फॉरवर्ड और रिवर्स जेनेटिक्स, ये तो सीधे सीधा टर्म्स पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार कि आपने म्यूटेशन किया तो कौन से टाइप का जेनेटिक्स है, रिवर्स है कि फॉरवर्ड है ना। आरएनए इंटरफेरेंस जैसे कि हम बात कर चुके हैं पहले भी, एमआईआरएनए और एसआईआरएनए बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा जीन साइलेंसिंग के अलावा ट्रांसपोजोमल एलिमेंट्स, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया है इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान दें। टिश्यू कल्चर में प्लांट हॉर्मोन्स जो कि टिश्यू कल्चर में यूज किए जाते हैं, स्पेशली जैसे ऑक्सीन, साइटोकिनिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्लांट के मॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट हॉर्मोन्स भी आपको देखने ही है। टिश्यू कल्चर मीडिया प्रिपरेशन और बेसिक प्रिपरेशंस पर भी आपको ध्यान देना है कि एंथर कल्चर कैसे करते हैं, शूट टिप कल्चर कैसे करते हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रोटोप्लास्ट का कल्चरिंग कैसे होता है, साइब्रिड क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करने के लिए क्या केमिकल यूज करते हो, पीईजी
इज इम्पोर्टेंट, टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, यही एग्रोबैक्टीरियम से ही आया है आपका टीआई और आरआई प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम को जेनेटिक लेवल पे भी पढ़े और एग्रोबैक्टीरियम को आप आरडीटी के लेवल पर भी पढ़ना है आपको, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर क्रॉप्स की बात करें तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा हाईलाइट किया है। मतलब आपको हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ग्लाइफोसेट्स क्या होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाते हो, बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन्स क्या होता है, एसीसी सिंथेज, एसीसी ऑक्सीडेज, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, जितना कवर कर सकते हो बिल्कुल करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिलस thuringiensis आपको बीटी टॉक्सिन में ही पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। बायोडाइवर्सिटी का भी कुछ एक पार्ट इसमें है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और बायोरेमेडिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके। इसके अलावा मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग्स, तो देखो ये आपका पार्ट बी का हिस्सा है ना, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कुछ एक आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, पर ज्यादातर थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गए आपके RFLP, RAPD, AFLP, SCAR और SSR इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन में MAS और उसकी स्क्रीनिंग, उसका वैलिडेशन कैसे करते हो, ये QTL मैपिंग हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो आपको शायद सिलेबस देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन हुआ है चीजों का, है ना। तो आप चाहे वहां पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, बस थोड़ा सा ये देख लो कि ये प्लांट के एस्पेक्ट में कैसा है, ये और चीजों में कैसे स्टडी होता है, इस ये जेनेटिक लेवल पे कैसे काम आता है, थोड़ा सा आप सराउंड अगर देख लेंगे तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके क्या ट्रेट्स हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, उसके क्या तरीके होते हैं, इनके इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये भी आपको देखना है। बायोटिक और एबायोटिक स्टेज से बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है, इसमें आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हो बेसिक, आप एक्ट देख सकते हो, कुछ एक एजेंसीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी पर काम करती है, कुछ बायोडाइवर्सिटी इंडियन एक्ट्स हैं, क्रॉप के रिसोर्सेस हैं, कुछ जनरल बॉडीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर काम करती है, वैसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। पूरी बात कर ली अभी हमने प्लांट की, अब हम आ जाते हैं एनिमल बायोटेक पे। एनिमल बायोटेक में बेसिक एनिमल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो आपको देखना ही देखना है, इसके साथ एनिमल का पैरासाइट के साथ जो इंटरेक्शन है, तो ये होस्ट पैरासाइट में आ जाएगा आपका। एनिमल बेस्ड वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो आपको पढ़ना है। एनिमल बेस्ड इम्यूनोलॉजी, तो ये इम्यूनोलॉजी आप जो शुरू में पढ़ रहे हो ना वही इम्यूनोलॉजी है, बस यहाँ पर क्या अलग है तो इन्होंने एनिमल डिनोट कर दिया है, पर जब आप पढ़ोगे ना तब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपके लिए SCID इज न्यू, क्योंकि हमने इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो पढ़े थे उस डिसीज में से एक एग्जांपल है SCID, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गई है तो किस तरीके का सीवियर डिसीज होगी, तो इस तरीके के इम्यूनो डेफिशिएंसी के कुछ एक पार्ट आपको पूछे जा सकते हैं। एक HIV बेस्ड इन्फेक्शन, इसके अलावा एड्स बेस्ड, ये सब चीजें बहुत ही बेसिक हैं, पर इसको थोड़ा सा डीप लेवल पे प्रिपेयर कर लें कि HIV कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे फंक्शनिंग करता है, लिसिस कैसे करता है, लाइसोजेनी कैसे चलाता है, लाइकवाइज, ठीक है। पैथोलॉजी में सेलुलर पैथोलॉजी, सेल का नेक्रोसिस कैसे होता है और सेल का अपोप्टोसिस कैसे होता है, तो अपोप्टोसिस भी हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। एनिमल जेनेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स देखोगे, ओके। बेसिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेस्ड, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड जाना पड़ेगा। अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा है तो बिल्कुल आप मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करें और आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो तो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर कर सकते हो तो करो, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और
बेसिक मैथमेटिक्स मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आपने को देखने को मिल जाएंगे, बेसिक कैलकुलेशंस देखने को मिल जाएंगी, इक्वेशनल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी। अगर आपका कमांडिंग है इस टॉपिक पे तो बिल्कुल प्रिपेयर करें, यहाँ से आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई टू डू प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक ऑल्सो। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखे ना वही सब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ तक ये इनसे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। अगर थर्मोडायनेमिक्स आता है तो बहुत बेसिक सा आएगा और आपको सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस सॉल्व करने हैं आपको। यहाँ आपको कुछ ज्यादा इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक रूल्स की पढ़ने की जरूरत है। बायो प्रोसेस की मैं अगर बात करूँ तो बायो प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके जितने भी टॉपिक्स है ना कि माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे होता है और माइक्रोब्स बेस्ड कैलकुलेशन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी ग्रोथ कैसे अफेक्ट होगी, ग्रोथ काइनेटिक्स मतलब इसमें आता है आपका जनरेशन टाइम, डबलिंग टाइम, डबलिंग का टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, है ना। इसके अलावा बायोरिएक्टर्स मिल जाएगा आपको, फीड बेच कंटिन्यूस सिस्टम क्या होता है, स्टरलाइजेशन की मेथड्स क्या क्या हैं। इसके अलावा आप पढ़ सकते हो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, बायोप्लास्टिक, विटामिन, एंजाइम बेस्ड। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको एक तरफ माइक्रोब्स दे देंगे और या फिर आपको प्रोसेस दे देंगे और एक तरफ पूछेंगे कि कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। न्यूट्रोजिनोमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बायोमास को आप कैसे रिमूव करोगे, प्रोसेस में सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, सॉल्वेंट मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, ड्राइंग कैसे करोगे, एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे किसी भी मॉलिक्यूल का, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स कौन कौन सी यूजफुल होगी। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बायो प्रोसेस में प्लांट डिजाइन पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला है आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ज्यादातर डेटाबेस क्वेश्चंस आते हैं। डेटाबेस में कौन कौन से डेटाबेस, सीक्वेंस डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटाबेस, जिसमें प्रोटीन डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, प्रो प्रोसाइट लाइकवाइज, है ना, ऐसे कुछ पैटर्न। उसके अलावा डेटाबेस में स्पेशली एंट्रीज और ब्लास्टा, फास्टा जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाएगा फास्टा कहाँ यूज होता है, ब्लास्टा कहाँ यूज होता है, और थोड़ा बहुत सीक्वेंस अलाइनमेंट पर क्वेश्चंस देख के। ठीक है, इसके अलावा स्कोर मैट्रिक्स अगर आपको निकालना आता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर आपसे ये बनता है तो बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करें। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया, इनके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक। तो इसके कॉन्सेप्ट जरूर देख लें। 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं प्रोटीन का, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी टेक्निक्स भी आती है। ओके, प्रोटीन के स्ट्रक्चर इल्यूजन कैसे करोगे, पेप्टाइड बॉन्ड, साई फाई, तो ये कुल मिला के आपके रामाचंद्रन प्लॉट की तरफ एंगल करता है। तो रामाचंद्रन मैप अगर आपने ऊपर से पढ़ लिया है तो आपको दोबारा से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एरिया मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको बेसिक एनवायरमेंट और इकोसिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी है आपके लिए, है ना। तो इकोलॉजी के बहुत ही बेसिक इकोलॉजी में कितने टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, फूड चेन, फूड वेब जैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज कैसी होती है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। केमिस्ट्री, अगर मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करूं तो पॉल्यूटेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कौन से कंपाउंड ने कितना क्या पोल्यूशन कर दिया, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन देख सकते हो आप। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अगर पोल्यूशन हुआ है तो आप वेस्ट वाटर मतलब कैसे रिकवर करोगे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आप क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज करोगे, माइक्रोबियल, एनारोबिक, एरोबिक ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, बायोरिएक्टर में ये कैसे यूज होते हैं, ये सब टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट पॉल्यूशन में आपको जिनोबायोटिक्स, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स से आप कैसे बायोरिमेडिएट करोगे, इनको कैसे डिसॉल्व करोगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप देखेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिसमें ग्लोबल एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो गई आपकी,
ओजोन डिप्लेशन, यूवी बेस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान देने हैं। मराइन बायोटेक्नोलॉजी, स्पेशली मराइन बायोटेक्नोलॉजी में आपका थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडी में भी स्पेशली पॉपुलेशन डायनामिक्स, ये जो पॉपुलेशन डायनामिक्स होता है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप एज, साइज और इनकी कंपोजिशन बेस्ड, अबंडेंस, डेंसिटी, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हो रहा है, मोर्टिलिटी कैसे अफेक्ट होगी, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, ऐसे कुछ टॉपिक जो आप इकोलॉजी में पढ़ते हो वो यही दिख रहा है ना। अगर आपने बेसिक इकोलॉजी पढ़ा है तो उसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी भी आता है, तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी ही यहाँ पर मेंशन है, तो कंफ्यूज होने की बजाय आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें, ठीक है। ओशियनोलॉजी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें स्पेशली मैं टाइप्स ऑफ मराइन माइक्रोब्स की बात करूं तो आपको कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करना है जो कि आप आरडीटी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ ही चुके हो, ऊपर हम देख चुके हैं। इसमें ई कोलाई हो गया, आपका एग्रोबैक्टीरियम हो गया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, फाज, लेमडा, ये जो आप ऊपर की यूनिट कवर कर रहे हो ना, वहीं ये सारा कवर हो जाएगा और आपको पेपर जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। ये कुछ कल्चर कलेक्शन सेंटर है जो आप जनरली नहीं पढ़ते, अगर आप इनको देख लें थोड़ा सा तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एटीसीसी कहाँ पर है, IM टेक कहाँ पर है, एनसीसीएस पुणे जो कि फंगल कलेक्शन या बहुत सारे माइक्रोबियल कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो इन कलेक्शन सेंटर्स को भी आप स्टडी करके जाएं कि कहाँ पर कौन सा है, किस तरीके का कलेक्शंस रखते हैं लोग, है ना। माइक्रोबियल ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी, इसका कैलकुलेशन हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ओके। इसके अलावा माइक्रोब्स के मेटाबोलाइट्स में स्पेशली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की मैं अगर बात करूं तो आपके लिए एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और टॉक्सिन्स बेस्ड, ये सब अपन ऊपर देख चुके हैं और यही सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक। इसके बाद कुछ एक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स पर भी क्वेश्चंस आए हैं जिनको प्रोबायोटिक कैटेगरी में पढ़ा जाता है कि ये इम्यूनो स्टिमुलेंट्स कैसे काम करते हैं, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, इस पर भी, ठीक है। इसके अलावा मरीन ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंट इंटरेक्शन अगर आप देखो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बायोरिमेडिएशन इज इम्पोर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ ओशियनोलॉजी, ओके। बायोफिल्म फॉर्मेशन कैसे होता है, बायोफिल्म फॉर्मेशन का रोल क्या है, बीओडी सीओडी का रोल क्या है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ये सब चीजें भी आई है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। वैक्सीनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है ये, वैक्सीनोलॉजी में मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया है, ये भी पूरा आपका इम्यूनो का ही पार्ट है जो कि फिर से रिपीट हुआ है, तो सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, जो चीजें रिपीट हुई है, जो जो टॉपिक आपने कवर कर लिए है वहां पर बिल्कुल कवर करें, जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो उनको हाईलाइट कर दें और जो चीजें छूट रही हैं उनको यहाँ से कवर करें। जैसे वैक्सीन में इन्होंने बस यहाँ पे वैक्सीनोलॉजी को थोड़ा डिटेल कर दिया है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, लाइव एटेन्यूएटेड किल्ड मैंने बताया, सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है ना, ये सब वैक्सीन का टेक्नोलॉजी क्या है, क्या एडजुवेंट्स का क्या फायदा है, और प्लांट बेस्ड वैक्सीन कौन कौन से है, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन कौन से है, दिस इज द कंप्लीट यूनिट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी का जनरेशन कैसे होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, और इनके हाइपर सेंसिटिविटी का रोल कैसा होता है, इम्यूनिटी इन्फेक्शन अगर हुआ है, ऑटोइम्यून डिसीजेस कौन सी है, ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से। ट्यूमर इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसीज बेस्ड क्वेश्चंस, सेल बेस्ड वैक्सीन्स, स्टेम सेल बेस्ड थेरेपीज जो हो रही है वो कौन सी है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल कवर करना चाहिए। टेक्निक्स की मैं अगर बात करूँ तो रिया, अलाइजा और क्या अलावा एली स्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल प्रिपेयर करें आप, इसको सर्च कर लें एक बार कि ये क्या टेक्निक है और इसका क्या तरीका है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके बाद फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक्स में और मैं बात करूँ तो फ्लो साइटोमेट्री पर भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सेल साइटोटॉक्सिसिटी ऑल्सो द पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं जो कि आपको हाइपर सेंसिटिविटी में मिल जाएगा, ठीक है। एपोप्टोसिस देखो बार बार रिपीट हुई है ना चीजें, माइक्रो अरेज, नॉकआउट, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो कॉमन सिलेबस दिया है उसमें बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे सीधे सीधे, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज, टी सैच डिसीज पर क्वेश्चंस आए हैं।
और जैसे कि मैंने अभी बताया कि डीबीटी जेआरएफ की एक अच्छी बात है कि वो ना क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाता है कि सिलेबस से बाहर नहीं जाता। आप पेपर को देख के समझोगे कि आपकी पढ़ाई काम आई और आपको हेल्पफुल रहा ये डिटर्मिनेशन। ओके, तो सीधा सीधा पेपर बनता है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाएगा, सिलेबस की लाइनिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा रिपीटेड पोर्शन है, तो मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। और ये सब टॉपिक रिपीट हो चुके हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ऊपर के जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं बिल्कुल उन्हीं को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये सारी यूनिट्स को अगर आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है। थोड़ा सा आप एनिमल का भी थोड़ा बहुत देखना चाहे तो एंडोक्राइन सिस्टम को जरूर देख लें। ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक में भी कोई बहुत ज्यादा वेटेज वैसा है नहीं, आप सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाले पॉइंट्स देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि मेटाबोलाइट्स, इथेनॉल और एसीटोन, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन, इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गया, विटामिन्स हो गए। तो ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ना टैबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपको एक तरफ दे देंगे टेबल और एक तरफ पूछेंगे कौन सा एंजाइम, एक तरफ दे देंगे प्रोसेस, एक तरफ दे देंगे कौन सा प्रोडक्ट इसमें काम करता है, लाइकवाइज। ठीक है, तो आज हमने जो देखा है कि आपका डीबीटी जेआरएफ का जो पेपर होता है इसमें जो सिलेबस दिया है ना वो बहुत ज्यादा रिपीटेड दिया है। तो आप सिलेबस से ना डरें, सिलेबस बहुत बड़ा दिखा रहा है वो, लेकिन आपको कुछ ही चीजें प्रिपेयर करनी है और अगर आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ये एग्जाम निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, good luck for the examination and prepare well. Thank you.